तो आज जो आखिरी लेक्चर है वो हम लोग DFT और उसकी जो एफिशिएंट कंप्यूटेशन है इन मैटलैब या कोई भी और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो DFT की जो एफिशिएंट कंप्यूटेशन है वी कॉल इट FFT, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर। और अगर हमारे पास कुछ टाइम बच गया तो उसके बाद फिर हम लोग शायद DCT जो है उसको थोड़ा सा ब्रीफली और क्वालिटेटिवली हम उसको डिस्कस करेंगे। So if there are any questions, do let me know. ठीक है, otherwise it's time for me to get started. Okay, तो आज हम लोग DFT और उसकी जो efficient implementation है FFT उसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। Discrete Fourier Transform. Okay, तो सबसे पहले यानी कि कॉन्टेक्स्ट आपके पास यही है कि you have a continuous time signal XC of t. When you sample it, ठीक है, आप सैम्पलिंग करते हैं इसकी and then you get x of n, ठीक है। और how do you relate the two words, the continuous time signals and the discrete time signals? आप इनको relate करते हैं by means of this expression कि t equals n times t, where capital T is your sampling interval, ठीक है। तो फिर क्या मामला है कि जो x of n है जो आपका discrete time signal है, when you take its Fourier transform, ठीक है, then you get capital X e to j omega. And what exactly it is? This is actually called the DTFT of x of n, discrete time Fourier transform. तो मामला ये है कि जब आप ये जो DTFT है when you sample it, ठीक है, then you get something which is called DFT. तो discrete Fourier transform कैसे आ रही है? जब आप DTFT की सैम्पलिंग करते हैं in frequency domain, ठीक है, and then the sampled version of DTFT is called DFT. Okay, so right. Let me recall the expression for the DFT. कि जब हम DFT compute करते थे, तो how did we compute it? X e to j omega हम कैसे compute करते हैं? कि जो भी x of n given है, we multiply it with a kernel function, and the kernel function is actually called complex exponential in this case, ठीक है। तो हम इन दो चीजों को multiply करते हैं, then what we need to do? We need to add this product, ठीक है। And how many terms are there? There are infinite such terms, ठीक है। तो अगर आप wavelets की discussion recall करें, तो once again you can see कि it's kind of a representation of x of n in the space consisting of ortho basis, क्योंकि यहाँ पे जो complex exponentials है e to minus j omega n, ठीक है। तो इसमें there are many such complex exponentials और आप उनका weighted sum जो है वो ले रहे हैं to compute this x e to j omega. तो ये जो आपके पास expression है that is called DTFT. Let me cross it. तो आज जो हम एक्सप्रेशन यानी कि डिस्कस करने जा रहे हैं, तो दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ DFT एंड हाउ डू वी राइट इट? x of k, ठीक है, और समेशन x of n e to minus j. अब जो स्मॉल ओमेगा है हम उसकी एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन लिखने जा रहे हैं, तो वी विल राइट 2 pi divided by m और फिर we'll multiply it with k and n. तो n जो है इस केस में it goes from 0 to n minus 1. तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है that is expression of DFT. You can compare it with the expression above जो कि DTFT का एक्सप्रेशन है। तो आपके क्या पता चल रहा है कि DFT जो है it can be computed यानी कि discrete Fourier for every
सिग्नल एक्स ऑफ एन जिसकी ड्यूरेशन फाइनाइट हो। तो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स के लिए आप जो है वो डीएफटी जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, तो कैपिटल एन जो है दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर टाइम डोमेन सिग्नल डीएफटी के केस में। यानी कि डीएफटी के केस में हम क्या चीज लिख सकते हैं कि जो वेरिएबल एन है इट गोज फ्रॉम 0 टिल कैपिटल एन माइनस 1। इसी तरह से जो वेरिएबल के है जो कि फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है दैट आल्सो गोज फ्रॉम 0 टिल कैपिटल एन माइनस 1। दैट्स अ 0 हियर। ओके, तो अब ये जो हमारे पास डीएफटी का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, यानी कि इसकी जो रूट्स हैं वो हमने बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किए कि हाउ डू वी गेट डीएफटी, कि हम डीटीएफटी को सैंपल करते हैं एंड देन वी गेट डीएफटी। तो हम उसके रूट्स को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, हम जो इसका ऑपरेशनल मीनिंग है कि हाउ टू यूटिलाइज इट, हम उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो व्हाट डू, you have to multiply x of n with a kernel function and then आपके पास इस तरह की, यानी कि आपके समेशन में कितनी टर्म्स है, you have n minus you have capital N terms in your summation, so that is the formula once again for the DFT, ठीक है। और इस फॉर्मूला को आप जो है वो मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल let me see, let capital N equal 4, तो हम कैपिटल N को 4 एज्यूम करते हैं, तो सिर्फ 4, यानी कि एक ऐसा x of n हम सोच रहे हैं जिसमें सिर्फ 4 सैंपल्स हैं। तो डीएफटी में मामला ये है कि अगर आपका टाइम डोमेन में जो सिग्नल है व्हाटएवर नंबर ऑफ सैंपल्स इट हैज, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन जो एक्सप्रेशन आएगा डीएफटी का उसमें भी सेम नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे। तो अगर एक्स ऑफ एन में 4 सैंपल्स हैं तो एक्स ऑफ के में भी 4 सैंपल्स ही होंगे। तो लेट अस राइट दो सैंपल्स कि हम कह रहे हैं कि हमने इवेंचुअली 4 फ्रीक्वेंसी डोमेन सैंपल्स कंप्यूट करने हैं, x0, x1, x2 एंड कैपिटल x3। और हर जो फ्रीक्वेंसी डोमेन जो आपके पास सैंपल है आप कैसे उसको ऑब्टेन करते हैं, आपको ये जो समेशन है ये यूटिलाइज करनी पड़ती है। तो समेशन में आप देखें तो समेशन विल नाउ रन फ्रॉम 0 to 3, तो आप वो सैंपल्स जो है वो लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 0 के लिए x0 और e टू पावर j0 और इसी तरह से प्लस x1 आपके पास आएगा e टू पावर माइनस j 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल N वाज 4, ठीक है। और k जो है वो आप लोगों ने ऑलरेडी जो है k 0 है, तो वैसे तो यहाँ पे सारी टर्म्स ही 0 हो जाएंगी एक्सपोनेंशियल टर्म्स जो हैं। तो x1 है, x2 है, e टू पावर माइनस j0 है और प्लस x3 e टू माइनस j0। इसी तरह से आप x1 कंप्यूट कर सकते हैं कि x0 e टू माइनस j0 प्लस x1 और फिर e टू माइनस j 2 पाई बाय 4, ठीक है, और प्लस x2 e टू माइनस j 2 पाई बाय 4 इंटू 2 और इस तरह से x3 और फिर e टू माइनस j 2 पाई बाय 4 इंटू 3। मकसद ये है कि इसी तरह से आप जो है ये बाकी जो 2 इक्वेशंस हैं ये भी आप जो है वो कंप्यूट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इवेंचुअली हम इस सारी चीज को हम एक मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो कैपिटल X हैं इनको हम वेक्टर में लिखते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में x0, x1, x2, x3 और फिर ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हम एक मैट्रिक्स में हम रख सकते हैं। और इवेंचुअली जो आपके पास स्मॉल एक्सेस हैं यानी कि टाइम डोमेन के जो सैंपल्स हैं वी कैन मेक अनदर वेक्टर आउट ऑफ देम लाइक दिस। और अब यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट्स रखने हैं, तो लेट मी सी। तो पहले ही जो रो है उसमें तो खैर सारे कोएफिशिएंट्स ही जो है वो 0 ही आएंगे, यानी कि 1 आएंगे क्योंकि e to j 0 is always 1।
और इस तरह से जो दूसरी रो है उसमें पहला कोफिशिएंट e2 माइनस जे 0 है, वो 1 है, उससे आगे जो कोफिशिएंट है तो e2 माइनस जे और पाई बाई 2 आ रहा है, और उससे आगे जो कोफिशिएंट है तो वो e2 माइनस जे पाई आ रहा है, और उससे अगला जो कोफिशिएंट है तो दैट टर्न्स आउट टू बी e2 माइनस जे 3 पाई बाई 2। इसी तरह से आपके पास तीसरी रो में भी 4 एंट्रीज हैं, और फिर फोर्थ रो में भी यू हैव 4 एंट्रीज, तो यू कैन फिल देम आउट। तो मकसद ये है कि ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो हमने मैट्रिक्स वेक्टर इक्वेशन हमने लिखी है, तो व्हाई इज इट सो हेल्पफुल कि इट गिव्स यू अनदर पर्सपेक्टिव कि आपने जो अपनी डीएफटी के लिए जो कॉम्पिटिशन्स करनी है तो हाउ टू रियलाइज देम। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स वेक्टर इक्वेशन है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो कैपिटल एक्स है इट इक्वल्स एफ मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एक्स, और इन पे आप जो है वो एरोस लगा सकते हैं टू रिप्रेजेंट के दीज आर वेक्टर्स, और ये जो एफ है यू कैन मेक इट बोल्ड टू रिप्रेजेंट के इट्स अ मैट्रिक्स। तो ये जो चीज है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स है एफ, और इसी तरह से ये जो चीज है यू कैन कॉल इट कैपिटल एक्स, ठीक है, इट्स अ वेक्टर। और ये जो वेक्टर है दिस होल थिंग यू कैन कॉल इट स्मॉल एक्स, इट्स आल्सो अ वेक्टर। और इनकी डायमेंशंस भी आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैपिटल एक्स जो है दैट इज n by 1, स्मॉल एक्स जो है दैट इज आल्सो n by 1, और ये जो f है दैट इज n by n मैट्रिक्स। तो मकसद ये है कि ये जो किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की जो डीएफटी है इट इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी अ मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, कि आपने जो आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसमें कैपिटल n नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, तो दैट मींस कि आपका जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो इट हैज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ वेक्टर ऑफ लेंथ n। तो अगर आपने स्मॉल x जो है उसको एक्सचेंज करके आपने कैपिटल x जो है वो लेना है, तो व्हाट यू नीड टू डू, तो आप ये करेंगे कि आप अपने टाइम डोमेन में जो आपके पास वेक्टर है यू विल मल्टीप्लाई इट विद एन f मैट्रिक्स। जो f मैट्रिक्स है इट्स कॉल्ड फोरियर मैट्रिक्स, ठीक है, या डीएफटी मैट्रिक्स इसको कह लें। तो डीएफटी मैट्रिक्स के साथ स्मॉल x मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट कैपिटल x इन रिटर्न, ठीक है। तो दैट वुड बी योर डीएफटी वेक्टर। और इन जनरल जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इट कुड बी कॉम्प्लेक्स, तो आप यहाँ पे जो है वो यू कैन रिमाइंड योरसेल्फ कि जो कैपिटल x है इट एक्चुअली बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये क्योंकि वेक्टर है और इसकी लेंथ n है, तो टिपिकली लोग इस पे यानी कि n से यानी कि c raised power n लिखते हैं टू रिमाइंड देमसेल्व्स कि ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, एक्चुअली देयर आर n सच कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रिमाइंडर क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो कैपिटल x जो हैट जो आपके पास वेक्टर है तो इसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, दैट मींस कि आपको इसके मैग्नीट्यूड और फेज दोनों को देखना पड़ेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड अलोन जो है इट्स नॉट सफिशिएंट। तो फेज में भी इंफॉर्मेशन है, समथिंग इंटरेस्टिंग एंड रिवीलिंग अबाउट योर सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट, तो मैग्नीट्यूड को भी देखना होगा और फेज को भी देखना होगा। ओके, तो इट्स टाइम टू कंसल्ट सम लेक्चर नोट्स। तो हम लेक्चर नोट्स की तरफ जाते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो। ओके, राइट, तो आई थिंक लेक्चर नोट्स पे जाने से पहले हम यहाँ जो अपना एक्सप्रेशन है उसको दोबारा से लिखते हैं। लेट मी राइट द एक्सप्रेशन फॉर डीएफटी अगेन। तो हमने डीएफटी का एक्सप्रेशन जो लिखा है कैपिटल एक्स फंक्शन ऑफ के जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी के इंडिसेस हैं, ठीक है। तो डीएफटी कुड बी ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ व्हाट, कि आप जो है वो x ऑफ n को मल्टीप्लाई करेंगे विद अ सूटेबल कर्नल फंक्शन व्हिच इज e2 minus j 2 pi divided by n। कैपिटल n जो है इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ योर टाइम डोमेन सिग्नल, ठीक है, और eventually you multiply this whole thing with k and n। small n जो है it represents the टाइम डोमेन, ठीक है। टाइम डोमेन वेरिएबल है तो आपका जो x ऑफ n है जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसकी इंडेक्सिंग करने के लिए स्मॉल n जो है वो यूज हो रहा है। इसी तरह से स्मॉल k जो है वो
जो कैपिटल एक्स ऑफ के जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है आपके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में आपको जब इंडेक्सिंग करनी है तो वो आप के से कर रहे हैं। इनके यहाँ पे हम फिर दोबारा से एक्सप्लिसिटली लिख भी देते हैं कि एन जो है इंडेक्सिंग के लिए यूज हो रहा है, इंडेक्सिंग ऑफ dt सिग्नल। तो जो dt सिग्नल है कौन सा सिग्नल है, x ऑफ n, उसकी इंडेक्सिंग के लिए n यूज हो रहा है। इसी तरह से आप k के लिए लिख सकते हैं कि k किस लिए यूज हो रहा है, इंडेक्सिंग ऑफ द DFT, ठीक है। और DFT कौन सी चीज है, कैपिटल X, ठीक है। तो n और k का अपना अपना रोल है, और कैपिटल N किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ या ड्यूरेशन ऑफ x ऑफ n, ठीक है। तो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी नोटेशनल चेंज लेके आनी है, नथिंग मोर देन दैट, कि हम कह रहे हैं कि लेट कैपिटल W रिप्रेजेंट समथिंग, और वो कौन सी चीज है, e2 माइनस j 2 पाई डिवाइडेड बाय n। तो ये जो चीज है हम इसको कैपिटल W कह रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक नोटेशनल चेंज है, नथिंग मोर देन दैट, ना कम ना ज्यादा। तो जब हमने ये नोटेशनल चेंज किया है तो व्हाट डू वी गेट, x ऑफ n e2 माइनस j ओमेगा, यानी कि ये सारी चीज e2 माइनस j 2 पाई डिवाइडेड बाय n, इसको हमने w कह लिया, तो ये w आ गया, और फिर रेज टू पावर व्हाटएवर वाज लेफ्ट ओवर, कौन सी चीज लेफ्ट ओवर थी, k एंड n। तो ये मामला है अब आपके पास कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो आपने थोड़ा सा मजीद जो है वो कॉम्पैक्ट करके लिख दिया, एटलीस्ट द मैथमेटिशियंस दे फील दिस वे, okay, this expression written in this way is more beautiful, ठीक है। तो जब आपने ये जो कैपिटल W, ये जो एक नई नोटेशन इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, तो ये कैपिटल W को आप जहन में रखें, और उसके बाद हम लेक्चर नोट्स पे वापस आते हैं। तो लेक्चर नोट पे जब वापस आ रहे हैं तो फिर अब ये आपको मैट्रिक्स वेक्टर इक्वेशन जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। तो ये वही मैट्रिक्स वेक्टर इक्वेशन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जैम बोर्ड पे खुद से लिखी है, लेकिन उस टाइम हमने कैपिटल N को 4 एज्यूम किया था। तो दैट मींस कि हमारा जो वेक्टर था, हमारे जो दोनों वेक्टर्स थे उनकी लेंथ जो है वो 4 थी, और जो हमारा मैट्रिक्स था इट वाज 4/4। बट इन जनरल जब आप जेनेरिक फॉर्म में लिखना चाह रहे होंगे तो आपके पास जो वेक्टर्स हैं यानी कि स्मॉल x और कैपिटल X, उनकी लेंथ जो है वो n/1 होगी, और जो मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन n/n होगी। तो अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसकी जो एंट्रीज हैं उसमें आपको कैपिटल W नजर आ रहा है, तो कैपिटल W वही चीज है e⁻⁻j 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल N, और इनके दिस इज द जेनेरिक नोटेशन। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, फॉर एग्जांपल इन योर फाइनल इवैल्यूएशन, इनके वी माइट बी आस्किंग यू टू कंप्यूट द DFT फॉर वेरी स्मॉल साइज प्रॉब्लम्स। तो बहुत स्मॉल साइज प्रॉब्लम के लिए आपको DFT कंप्यूट करनी होगी। फॉर एग्जांपल हम आपसे कह सकते हैं कि कैपिटल N इक्वल टू 2 के लिए इनके हमें 2 पॉइंट या 2 सैंपल्स पे मुश्तमिल जो DFT है वो कंप्यूट करके दें, या 4 पॉइंट DFT कंप्यूट करके दें, या 8 पॉइंट DFT कंप्यूट करके दें, या 16 पॉइंट DFT कंप्यूट करके दें। जो स्मॉल पॉइंट DFT होगी, ठीक है, तो होपफुली यू कैन कंप्यूट इट यूजिंग पेन एंड पेपर विदाउट द नीड फॉर एनी कैलकुलेटर। अब ये जो W है तो इसमें सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम इसको देख लेते हैं राइट हियर। तो अब ये जो मैट्रिक्स वेक्टर इक्वेशन इस वक्त नजर आ रही है जहाँ पे मैं आपको माउस होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें कि जो मैट्रिक्स है इट्स नाउ 4/4। तो 4/4 का मतलब है कि राइट नाउ ये मैट्रिक्स वेक्टर इक्वेशन है तो इट इज कंप्यूटिंग अ 4 पॉइंट DFT। तो 4 पॉइंट DFT के केस में ये मामला होता है कि ये जो DFT मैट्रिक्स है कैपिटल F, तो इसकी जो एंट्रीज हैं दे गेट सिंप्लीफाइड। तो यू कैन सी के you only see ones and j's in this expression। तो मकसद ये है कि अब अगर आपने कैपिटल F जो है 0 और 1 2 3 अगर आपने कंप्यूट करना हो तो यू कैन कंप्यूट। तो यहाँ पे एक चीज आप नोट करेंगे कि ये जो लेक्चर नोट्स मैं कंसल्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे नोटेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है कंपेयर टू द नोटेशन व्हिच आई हैव रिटन ऑन द जैम बोर्ड, बट आई अज्यूम के यू गाइस आर नॉट वरीड अबाउट इट। मकसद ये है कि आपका जो टाइम डोमेन सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, उसके जो सैंपल्स हैं दे विल बी स्टैक्ड अप इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, और
फिर आप उसको suitable DFT matrix से multiply करेंगे and then you will get another set of samples which will be stacked up to make another vector. तो ये वेक्टर है जहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, तो ये आपका जो x of n है उसके कैपिटल n यानी कि 4 सैंपल्स हैं, ये आपका DFT मैट्रिक्स है 4x4, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो आपके पास वेक्टर है तो दैट इज योर DFT वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम डोमेन सैंपल्स हैं, और जब आपने टाइम डोमेन सैंपल्स का जो वेक्टर था उसको DFT मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन सैंपल्स आ गए, एंड दैट इज योर DFT essentially. So let's go through this example formally as well, because it is quite simple and illustrating. तो हमारे पास एक continuous time signal है, यानी आप चाहे इसको XCFT कह लें, जैसे भी कह लें, इनके that is not important. Important चीज ये है कि it's a continuous time signal function of variable t, जो t जो है it belongs to set of real numbers. तो this is the function we have. तो इसमें author has beautifully labeled its component कि जो constant term है तो that is actually a DC component with zero frequency, और इस तरह से जो next आपके पास term है which has a cosine, तो इसको जब आप देखेंगे cosine of 2 pi t, तो f implicitly यानी कि 1 है, तो ये आपके पास जो भी sinusoid है तो इसकी frequency 1 hertz है, और इसी तरह से then you have another cosine जिसके आर्गुमेंट में क्या लिखा हुआ है 4 pi t. 4 pi t का मतलब है कि 2 pi into 2, तो f is 2. तो आपके पास एक डीसी कंपोनेंट है, एक साइनोसाइड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, एक और साइनोसाइड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। तो क्यूमुलेटिव जब आप इस टोटल सिग्नल की बात करेंगे तो इस टोटल सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 हर्ट्ज, और अगर आपने इसको सैंपल करके f of n यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाना हो तो आपको नाइक्विस्ट रेट के मुताबिक कम से कम कितने सैंपल्स आएंगे। अगर आपके पास सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो आपको एटलीस्ट यू नीड टू हैव 4 सैंपल्स पर सेकंड, हर सेकंड में आपको 4 सैंपल्स चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल रिकवरी लेटर ऑन, कि जब आप कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग करने के बाद x of n को दोबारा या f of n को दोबारा f of t बनाना चाहेंगे तो उस वक्त आपकी रिकवरी का पॉसिबल होगी जब आप नाइक्विस्ट रेट को या नाइक्विस्ट क्राइटेरियन को फॉलो करेंगे। तो इस केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो आपको एक सेकंड में कम से कम 4 सैंपल्स लेने हैं, और ये जो सेम सिग्नल है उसकी स्केचिंग भी यहाँ पे की हुई है फॉर 10 सेकंड्स ड्यूरेशन। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है जहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो दैट रिप्रेजेंट्स द डीसी कंपोनेंट व्हिच हैज अ फिक्स एम्पलीट्यूड ऑफ 5, एंड देन आपके पास दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसमें पहला जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है दैट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज, और दूसरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज पे जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है व्हिच वन इज इट, तो ये वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जो कि ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, और 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा कंपोनेंट है जो आपको रेड में नजर आ रहा है। ओके, आई नीड टू टेक अ ब्रेक फॉर अ मिनट। So what exactly is the case? तो जिस तरह अभी मेरे पास ये मैसेज रिसीव हुआ है तो did you guys listen to anything before, या अभी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही थी, आपको नहीं आ रही थी। जी बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले 25-26 मिनट में जो बातचीत हुई है तो were you guys able to listen to it या नहीं? Yes sir. चलें, that's good। यानी कि एटलीस्ट ये मामला नहीं है कि अब हमें बिल्कुल स्क्रैच से जो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह थे जो मैं नहीं सुन पाया हूँ तो डू लेट मी नो। जी बताएं। जी सर, एक सवाल था आपने अभी जो हम देख रहे हैं कि DFT मैट्रिक्स आपके जो टाइम डोमेन में सैंपल्स होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो टाइम डोमेन सैंपल्स होते हैं वो मतलब डिस्क्रीट होते हैं, आई एम गेसिंग डेल्टा फंक्शंस होते हैं।
तो वो जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं वो तब भी डेल्टा फंक्शंस ही होते हैं, जस्ट विद डिफरेंट वैल्यू? श्योर, यानी कि वी कुड थिंक इन दिस वे जी। नहीं, because usually we say कि like डेल्टा फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले तो 1 आता है आपका, you know, like जो डिस्क्रीट होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं फोरियर डोमेन में, तो it's not the case with this one. यानी अब मेरे ख्याल में कि even though के one could think along these lines, लेकिन things are still different, क्योंकि okay, तो मैं यहाँ पे कुछ स्केचिंग करके ही आपकी जो बात है मैं उसको वाज़े करने की कोशिश करता हूँ। तो we have a signal, कोई भी सिग्नल है xc(t) और फिर हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं, तो दैट मीन्स कि हम पीरियोडिक सैम्पलिंग का मतलब है कि हर थोड़ी देर के बाद हम, या हर कैपिटल T ड्यूरेशन के बाद जो है वो हम एक एम्पलीट्यूड जो है वो रिटेन करते हैं और बाकी एम्पलीट्यूड जो है वी जस्ट डिस्कार्ड देम। और ये होता कैसे है? व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल विद एन इम्पल्स ट्रेन। तो ये जो थ्योरी जो हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ी थी कि आप अपने कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो उसका जो रिजल्ट है वो ये होगा आपके पास के यू विल, यानी आपके पास, पहले तो मैं एनवेलप ड्रॉ कर लूं ताकि हम शेप बना सकें। तो होगा क्या कि आपकी इम्पल्स ट्रेन ही बचेगी आखिर में, लेकिन उसके जो एम्पलीट्यूड्स हैं दे विल बी स्केल्ड, ठीक है। और उसकी स्केलिंग किस तरह से गाइड हो रही है? जो आपके xc(t) के एम्पलीट्यूड थे, तो ये आपके पास इम्पल्सेस है। तो ये जो सिग्नल था इसको हम कहते हैं सैंपल सिग्नल xc(t), और इसको हम कैसे लिख रहे थे चैप्टर 4 में कि ओरिजिनल xc(t) को आप मल्टीप्लाई कर दिया आपने विद इम्पल्स ट्रेन जो कि s(t) था। तो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है। फिर हम कह रहे थे कि जो सैंपल सिग्नल है इट इज स्टिल अ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल इनके फंक्शन ऑफ t, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम मुकम्मल जो है वो डिस्क्रीट टाइम में स्विच करें, तो जिसकी वजह से फिर हमने कहा था कि हम t से n कैसे बना रहे हैं कि हम सिंपल जो हमारे x एक्सिस है उसको हम उसका लेबल चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका मिड पॉइंट है यानी कि ये t = 0 है, तो फिर ये कौन सा टाइम था? दैट वाज कैपिटल T। ये कौन सा टाइम इंस्टेंट था? 2t और फिर 3t और इसी तरह से -t और -2t। और फिर जब t से n की तरफ ट्रांजिशन होती है तो फिर रूल क्या फॉलो हो रहा है? t = n टाइम्स कैपिटल T। तो फिर उसमें बाय कन्वेंशन ये है कि हम कह रहे हैं कि क्योंकि हर दो सैंपल्स के दरमियान कैपिटल T का गैप है, तो लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट T, कि हम एटलीस्ट नोटेशन में हम कैपिटल T नहीं लिखते। तो लेट्स मेक द थिंग्स सिंपल। तो फिर आपके पास अगले स्टेप में यही आता है कि आप पहले तो वो एनवेलप बनाएं ताकि आपकी जो शेप है उसके मुताबिक आप इम्पल्सेस बना सकें। तो फिर आप पहली चेंज यही करते हैं कि यानी कि जहां पे t है तो दैट वाज एक्चुअली 1t, तो उसमें सिर्फ जो 1 है वो आप रिटेन करते हैं, t डिस्कार्ड कर देते हैं, 2t में से 2 रिटेन करते हैं, 3t में से 3 करते हैं, और इस तरह से -1 और -2 एंड सो ऑन। तो ये n की तरफ ट्रांजिशन हो गई। तो ये अब आपके पास जो भी सिग्नल है इसको आप कुछ भी लेबल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल आप कह लें कि इट्स नॉट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इन द सेंस के अब सिर्फ और सिर्फ जो इसके एम्पलीट्यूड्स हैं उसके बारे में हमारी जो बातचीत है वो रह गई है। बाकी यानी कि वी आर ऑल सेट, के एक्स एक्सिस को हमने सेट कर लिए। तो जो फिर एम्पलीट्यूड्स पे जब बात आती है तो फिर वी से कि ये जो इम्पल्सेस हैं तो दे आर ओनली मैथमेटिकल फिनोमेना, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर हम इन इम्पल्सेस को जो स्टेम लाइक जो आपके पास या सैंपल्स में हम इसको चेंज करते हैं तो हम एरोज जो है वो रिमूव करते हैं। अब उसमें आप कह लें कि ये जो प्रोसेस जो हमने सबसे लास्ट में किया है इसमें वो मैथमेटिकल स्टेप जरूर आता है कि कोई भी एक इम्पल्स है तो इट इज अ सिग्नल जिसका ड्यूरेशन जो है वो 0 है। इम्पल्स जो है वो 0 सेकंड्स के लिए एग्जिस्ट करती है, ठीक है, यानी उसका कोई टाइम इंटरवल नहीं है, यानी कि इट्स लाइक इंस्टेंटेनियस। तो फिर क्या है कि इम्पल्स का एरिया 1 होता है, तो जब ड्यूरेशन 0 है और एरिया 1 चाहिए तो फिर आप कहते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो इन्फिनिटी है। फिर आप कहेंगे कि एक्चुअली जो है रियल टाइम में तो इस तरह की सैम्पलिंग हम नहीं कर सकते, तो रियल टाइम में ये होगा कि हर जो आपका सैंपल है तो वो एक्चुअली
या आपकी जो इम्पल्स है इट विल लुक लाइक दिस ब्रेक फंक्शन की उसकी कुछ ड्यूरेशन है डेल्टा और उसका कुछ एम्पलीट्यूड है 1/डेल्टा, सो दैट के जो उसका एरिया है तो इट टर्न्स आउट टू बी 1। तो यही मामला है। तो जब आप एक्चुअल में सैम्पलिंग करते हैं बाय मींस ऑफ एन एडीसी, तो उस टाइम आपके पास इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो सिचुएशन इज डिफरेंट, ठीक है। तो जिसकी वजह से इवेंचुअली यहाँ पे ये जो आपका एक्स ऑफ एन है जिसमें आपके पास इम्पल्सेस भी नहीं है, सैंपल्स हैं, और टी भी जो है वो आपने एन से रिप्लेस कर दिया है। तो ये अब आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो ये एक्चुअली आपके पास सैम्पलिंग फिनोमेना है। अब एक्चुअल में ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज अब आप रियलाइज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके पास ब्रेक टाइप का फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ी देर के लिए सिग्नल की वैल्यू जो है वो उसको कांस्टेंट रखें। तो दैट इज लाइक एन इम्पल्स और एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एन इम्पल्स। तो अब जो डीएफटी का मामला है वो भी यही है कि आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्केच था, जैसे हम पहले स्केचेस देख रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल x(e⁴j ओमेगा इज दिस थिंग, ठीक है। और फिर जब आप कह रहे हैं कि हम इसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो इसका भी मतलब है कि आप ये सारा प्रोसेस जो है इसको आप गुजारेंगे और इवेंचुअली आप एनवेलप बनाएं और उसमें फिर आपके पास शुरू में इम्पल्सेस होंगी, लेकिन ये सारी सेम एनालॉजी जो है जब आप करेंगे तो उसके बाद आप इसको स्टेम लाइक या जो सैंपल्स की जो रिप्रेजेंटेशन है उससे आप जो है वो रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। तो यानी कि हम अपनी डिस्कशन जो है आप कह लें कि मैथ्स को फैसिलिटेट करने के लिए, एनालिसिस को फैसिलिटेट करने के लिए हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद एन इम्पल्स ट्रेन। ये यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी अगर हम कहें कि ये हमारे पास DTFT का एक्सप्रेशन है और हमने सैम्पलिंग की और इवेंचुअली हमारे पास DFT का एक्सप्रेशन आया है, तो विल बिगिन द स्टोरी इन द सेम वे, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली जो चीज आपको मिलेगी, ठीक है, तो दैट विल नॉट हैव इम्पल्सेस, तो वो दे आर लिटरली सैंपल्स। तो सैंपल्स को फिर जब हम मैथमेटिकली जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट देम बाय नंबर्स। मतलब क्या है कि जैसे ये एक्स ऑफ एन लिखा हुआ है, इसके जो भी एम्पलीट्यूड्स हैं, ठीक है, अगर ये जो पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड है इसको मैं x0 से रिप्रेजेंट करूं, फिर ये x1 है, x2 है, तो दे आर नाउ जस्ट नंबर्स, तो ये दे आर नॉट इम्पल्सेस एनीमोर। तो फिर जैसे अभी हमने डीएफटी के केस में हमने सैंपल्स को स्टैक करके वेक्टर बनाया था, तो वो काम हम करेंगे कि x0 और इसी तरह से x1, और फिर अगर हमारे पास डीएफटी है तो हमारे पास लास्ट जो सैंपल है वो n-1 पे होगा। तो यानी श्योर, यानी कि इट्स डेलिकेट, लेकिन इन द एंड जो है थिंग्स आर ऑल करेक्ट ऑन देयर ओन। तो कोई मजीद क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। ओके, तो हम अपने इनके एग्जांपल पे हम वापस आते हैं। तो वी हैव दिस सिग्नल एफ ऑफ टी, सीटी सिग्नल, उसमें एक डीसी कंपोनेंट है, उसमें एक कंपोनेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, एक और फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, एक और साइनोसाइड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यहाँ पे स्केच किए हुए हैं। तो जो ब्लू डॉटेड लाइन है तो उसमें आपके पास ये आपके पास डीसी कंपोनेंट की स्केचिंग है। इसी तरह से ये जो ग्रीन में आपको वेव फॉर्म नजर आ रही है स्लोली वेरिंग, तो ये आपके पास इट इज दिस साइनोसाइड, ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। इसी तरह से रेड में जो आपको फ्लक्चुएशन नजर आ रही है रिलेटिवली फास्टर, ठीक है, तो इट इज द सेकंड साइनोसाइड विद फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। तो फिर जब आप इन सारे डॉटेड कर्व्स को आप ऐड करते हैं तो यू गेट दिस कर्व जो कि ब्लू में है, सॉलिड है और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, दैट इज योर सम सिग्नल। तो इस सम सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज एक्चुअली 2 हर्ट्ज। तो फिर अगर आपने इसको नाइक्विस्ट जो सैम्पलिंग थ्योरम है उसकी गाइडलाइंस फॉलो करके अगर आपने इसको सैंपल करना है तो दैट टेल्स यू कि आपको एटलीस्ट 4 सैंपल्स एक सेकंड में चाहिए। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये जो भी एग्जांपल है तो दैट इज जस्ट फॉर पेन एंड पेपर बेस्ड वर्क, ठीक है, नथिंग मोर देन दैट, इट्स जस्ट अ टॉय एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें हम फिर वही काम कर रहे हैं कि जो एफ ऑफ टी है तो हम उसको एफएस क्या चूज कर रहे हैं 4 हर्ट्ज, यानी कि वी विल गेट 4 सैंपल्स अ सेकंड, ठीक है। तो अब जो सैंपल्स आपने ऑब्टेन करने हैं वो कैसे करेंगे, t = nt आप पुट करेंगे, ठीक है,
और आपके पास डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। यहाँ पे ऑथर जो है एन के बजाय के की नोटेशन यूज कर रहा है, तो वी शुड बी ओके विद दैट, इवन दो कि हम अभी जो जैमबोर्ड पे हमने चीज लिखी है तो उसमें हम के को फ्रीक्वेंसी डोमेन में डीएफटी के इंडेक्सिंग के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन जिस लेक्चर नोट में जो डिफरेंट नोटेशन हो तो वी शुड बी एबल टू अडॉप्ट टू इट। तो हमने ये सैंपल सिग्नल लिख लिया है, हमने जहां जहां टी था तो वहां पे हमने उसको एन के साथ जो हमारी आप कह लें प्रेफर्ड नोटेशन है, या इस लेक्चर नोट्स के नोटेशन में जहां जहां टी था तो हमने उसको के से रिप्लेस कर दिया। और रूल क्या था, टी इक्वल के टी एस इज सैम्पलिंग इंटरवल, ठीक है, तो के बाय 4। और इवेंचुअली जब आप के की डिफरेंट वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो आपके पास सैंपल्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास आपका सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट जो है, हमने उसके 4 सैंपल्स कलेक्ट कर लिए। 4 क्यों कलेक्ट किए, क्योंकि वी जस्ट वांट टू डू अ बेसिक एक्सरसाइज के जिसमें हम एक 4 पॉइंट डीएफटी कंप्यूट करना चाह रहे हैं फॉर आवर सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट। तो 4 पॉइंट डीएफटी जब आप कंप्यूट करेंगे तो आप चाहे तो जो डीएफटी का फॉर्मूला है जिसमें आपको समेशन है, समेशन ओवर n टर्म्स, तो आप चाहे उस फॉर्मूला से डायरेक्टली कर लें, या आप जो है यू गाइस कैन गो विद दिस मैट्रिक्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो स्मॉल f0 है, स्मॉल f1, स्मॉल f2, स्मॉल f3, इनकी वैल्यूज आपको गिवन है, और जो डीएफटी मैट्रिक्स है फॉर स्मॉल साइजेस, यानी कि कैपिटल n इक्वल 2 के लिए कैपिटल n इक्वल 4, कैपिटल n इक्वल 8, तो स्मॉल साइजेस के लिए डीएफटी मैट्रिक्स जो है टर्न्स आउट टू बी कंसिस्टिंग ऑफ सिंपलीफाइड एंट्रीज। तो इवेंचुअली ये कि आपने एक 4x4 मैट्रिक्स को एक 4x1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन यू विल गेट अनदर 4x1 वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसमें 4 एंट्रीज होंगी। तो ये जो वेक्टर है तो दैट इज योर डीएफटी वेक्टर, ठीक है। और इसमें आप देखें कि आपको जेस भी नजर आ रहे हैं, तो दैट मींस के डीएफटी इज टिपिकली कॉम्प्लेक्स वैल्यू, तो आप उसको उसका मैग्नीट्यूड और फेज जो है वो सेपरेटली करना पड़ेगा। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास जो प्लॉट है दैट इज ओनली द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डीएफटी। तो यहाँ पे ऑथर ने जो है वो n को फ्रीक्वेंसी डोमेन वेरिएबल के तौर पे यूज किया है और k को टाइम डोमेन वेरिएबल के तौर पे यूज किया है, लेकिन हमें हमेशा यानी कि कॉन्टेक्स्ट से जो है वो चीज पता चल जानी चाहिए। तो इट शुड बी इजी टू फिगर आउट, यानी इट शुडंट बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये वो आपके पास आपकी डीएफटी में 4 पॉइंट्स आए हैं, चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि अगर आपने मैग्नीट्यूड प्लॉट करनी है तो ऑफ कोर्स यू विल टेक द मैग्नीट्यूड, जो रियल वैल्यू कंपोनेंट्स हैं दे विल रिमेन द सेम, जो इमेजिनरी कंपोनेंट्स हैं तो वहां पे आप जो है मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है कि रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है, वो यूटिलाइज करके आप मैग्नीट्यूड जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट हुई है, 4 ही आपके पास सैंपल्स हैं इस वेक्टर में, तो चारों सैंपल्स आपने प्लॉट कर दिए। तो आप देखें कि ये एक सिंपलेस्ट आप कह लें कि डीएफटी है, एंड इट इज स्टिल वेरी रिवीलिंग। आप देखें कि इंडेक्स 0 पे यानी कि 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे यू सी यानी कि आपको एक पीक नजर आ रही है, आपको एक सैंपल नजर आ रहा है, तो दैट मींस के दैट जस्ट टेल्स यू कि जो आपका सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट था टाइम डोमेन में उसमें एक डीसी कंपोनेंट है व्हिच इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है। और इसी तरह से फिर आपको 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आपको एक पीक या एक सैंपल नजर आ रहा है, तो दैट मींस कि आपके पास आपका जो सम सिग्नल है या जो आपका सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट था एफएफटी, उसमें एक ऐसा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज थी, व्हिच इज ट्रू। और इसी तरह से आपको एक और पीक नजर आ रही है एट 2 हर्ट्ज, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका जो सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट एफएफटी है तो उसमें एक 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साइनोसाइड भी है। तो ऑल दीज यानी कि जो रेवुलेशन है इट इज ऑल ट्रू। और उसके बाद आपके पास एक और पीक है व्हिच सेज के आपके पास 3 हर्ट्ज का भी एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, वो नहीं है। तो अब ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो एरर है ये कहाँ से आ रही है, ये सिर्फ इस वजह से आ रही है कि आपकी जो डीएफटी है उसका साइज इट वाज रियली रियली स्मॉल, क्योंकि टिपिकली जब हमने अपने सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट के लिए डीएफटी या एफएफटी हम कंप्यूट करते हैं तो वी कंप्यूटेड फॉर अ बिग वेक्टर साइज। फॉर एग्जांपल कि हम जो हमारा टाइम डोमेन सिग्नल है तो जो डीटी सिग्नल है हम उसके 1000 सैंपल्स या 2000 सैंपल्स या कई दफा मिलियन पॉइंट एफएफटी कंप्यूट कर रहे होते हैं। तो ये एक जब आपकी एफएफटी में ऑब्जर्वेशन विंडो हम इसको कहते हैं कि आपने सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ही थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हमने सिर्फ उसको 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया, तो 1 सेकंड की ऑब्जर्वेशन में भी आपको काफी फ्रूटफुल इंडिकेशन मिल गई है। इवन ये जो 0 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज और 2 हर्ट्ज पे जो सैंपल्स हैं उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो भी रिलेटिव है। जैसे इनके टाइम डोमेन में अगर आप जाके देखें तो जो डीसी कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड 5 है,
जो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जो कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड 2 है, और जो 2 हर्ट्ज पे जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड 3 है। तो अगर आप ये जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को आप रैंक करें तो आप देखेंगे कि डीसी कंपोनेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट कौन सा है, 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जो कंपोनेंट है, और सबसे वीकेस्ट कंपोनेंट कौन सा है, जो 1 हर्ट्ज पे है। तो ये जो उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितने एम्पलीट्यूड के साथ या कितनी एम्पलीफिकेशन के साथ आ रहा है, तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी यहाँ पे नजर आ रही है कि 0 जो डीसी कंपोनेंट है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, और फिर किसकी स्ट्रेंथ है, वो साइनोसाइड जो कि 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है, और फिर वो साइनोसाइड जो कि 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है। तो इट्स प्रीटी मच एक्यूरेट। तो ये एक तो ये चीज है कि जो डीएफटी है यानी कंसेप्चुअली, ठीक है, इट्स द सैंपल वर्जन ऑफ डीटीएफटी, और फिर आगे जो अभी तक हमने डिस्कशन की है दैट वाज इन ऑपरेशनल टर्म्स, दैट मींस के फॉर स्मॉल साइज्ड वेक्टर्स कंटेनिंग द सैंपल्स ऑफ एक्स ऑफ एन, ठीक है, तो उसके लिए हमने डीएफटी कंप्यूट करने का जो प्रोसेस है वो देखा है। तो यू कैन एक्सपेक्ट के will be asking you guys to compute the DFT for similar small size vectors के 2 point DFT में compute करके दें, या 4 point या 8 point 16 points। तो चाहे आप matrix vector representation के जरिए computation करें, matrix vector multiplication करें, या चाहे आप summation को directly जो है वो expand करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो summation है it gets demystified। अगर आपको capital N given हो कि 4 है, 8 है, 16 है, और इसी तरह से आपको जो टाइम डोमेन सिग्नल है उसके सैंपल्स गिवन हो या उसका फॉर्मूला गिवन हो जिसके जरिए आप सैंपल्स खुद कंप्यूट कर सकें, तो देन दिस होल एक्सप्रेशन गेट्स सिंप्लीफाइड, इट गेट्स डीमिस्टिफाइड। तो यानी उसमें फिर कोई एम्बिग्युइटी बाकी नहीं रहती कि आप इसको सॉल्व ना कर सकें। तो यू गाइस शुड बी एबल टू सॉल्व इट। तो यानी कि जो छोटी-छोटी जो डीएफटीज हैं वी कैन कंप्यूट देम आवरसेल्व्स। तो दैट्स द पॉइंट। Okay, so that's all about the lecture notes from here, and now we move again to the textbook, ठीक है, for the remaining part of the lecture। तो अगला जो part है उसमें ये है कि हम जो DFT है तो उसकी हम efficient implementation को थोड़ा सा discuss करना चाह रहे हैं। Maybe you guys have studied this before in some other course, some people do it in signals class, तो I'm not sure कि आप लोगों ने किया कि नहीं किया। तो ये जो DFT की एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग अ सेट ऑफ एल्गोरिथम जिनको हम फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं, तो इसके जरिए इवेंचुअली यू मेक स्केचेस एंड दो स्केचेस दे आर काइंड ऑफ सिस्टमैटिक इन नेचर एंड ड्यू टू देयर रिजेम्बलेंस वी कॉल देम बटरफ्लाई डायग्राम्स। तो आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने बटरफ्लाई डायग्राम्स जो हैं पहले किसी क्लास में किए कि नहीं किए। इवन इफ यू हैव डन इट तो इट्स अ गुड आइडिया टू डू इट अगेन, so as to appreciate how FFT is computed in MATLAB, Python या कोई भी और coding framework जो है उसमें वो लोग efficiently कैसे implement कर रहे होते हैं। So it's all about जैसे chapter 9 का title आपको नजर आ रहा है कि computation of the discrete Fourier transform, कि आप DFT की computation कर रहे हैं, और of course इनके you are interested in efficient computation, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फिर दोबारा से ये जो हमें दो इक्वेशंस नजर आ रही हैं, इक्वेशन 9.1 एंड 9.2, तो दे रिप्रेजेंट एक्चुअली द डीएफटी एंड इनवर्स डीएफटी ऑपरेशंस, ठीक है। तो जो 9.1 इक्वेशन है तो दैट इज द डीएफटी ऑपरेशन। तो डीएफटी ऑपरेशन कैसे हो रहा है कि आप एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद अ कर्नल फंक्शन, या जो वेवलेट की जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो वी यूज्ड टू कॉल देम ऑर्थो बेसिस, इनके बेसिस फंक्शंस जो कि आपस में ऑर्थोगोनल है। तो उस तरह से भी आप सोच सकते हैं। इवेंचुअली यही मामला है कि ऑर्थो बेसिस या ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शंस का आपने वेटेड सम लेना होता है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन। तो इस केस में डीएफटी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी आपके सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट की। तो एक्स ऑफ एन इज योर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें एक नई बात ये है कि एक्स ऑफ एन जो है इट इज अ फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, यानी कि इट्स एन एफआईआर सिस्टम। अगर आप उस तरह से भी बात करना चाहें देयर इज नो हार्म, ठीक है। तो एक्स ऑफ एन जो है उसमें सिर्फ कैपिटल एन नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, और यू मल्टीप्लाई एक्स ऑफ एन विद दिस कर्नल फंक्शन डब्ल्यू, और फिर यहाँ पे ऑथर्स ने उसके साथ सबस्क्रिप्ट जो है वो कैपिटल एन अटैच किया है। अदरवाइज इट्स द सेम डब्ल्यू जो हम पहले लिख चुके हुए हैं। ये डब्ल्यू क्या चीज है, e2 - j 2 पाई डिवाइडेड बाय n। ये जो भी फैक्टर है तो इस फैक्टर को हम यानी कि सिंपलीफाई करके सिर्फ कैपिटल डब्ल्यू लिख देते हैं, और फिर
यानी कि इस बुक में ऑथर्स जो हैं दे अप्रिशिएट द फैक्ट कि ये जो फैक्टर है ये चेंज हो सकता है जब आप कैपिटल एन चेंज करेंगे, तो इसलिए फिर वो डब्ल्यू के साथ सबस्क्रिप्ट एन भी लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि इसमें कैपिटल एन चेंज करने से मामला चेंज होंगे। तो दैट्स द थिंग। तो 9.1 जो इक्वेशन है तो दैट इज द डीएफटी ऑपरेशन, और 9.2 जो इक्वेशन है वो इनवर्स डीएफटी ऑपरेशन है। तो 9.2 वैसे आप कह लें कि इट्स नॉट ऑफ वेरी इंटरेस्ट टू अस। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को स्टेयर करेंगे तो यू विल सी के बोथ इक्वेशंस आर वेरी सिमिलर। फर्क ये है कि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें इवेंचुअली जो भी आपका आंसर है तो आपने उसको स्केल करना होता है बाय फैक्टर 1/n। ठीक है, तो जब हम कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं, जब हमने एक एल्गोरिदम बनाना है, तो अगर हम 9.1 के लिए एल्गोरिदम बना लेंगे तो हम 9.2 के लिए भी उस एल्गोरिदम को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं कि हर दफा जो आपके पास रिजल्ट आ रहा होगा समीशन के बाद आपने उसको स्केल करना है 1/n के साथ। और एक और चीज क्या है वो ये कि जो आपका कर्नल फंक्शन है दोनों इक्वेशन में जो w है तो उसके जो एक्सपोनेंट में साइन का डिफरेंस है, तो साइन का डिफरेंस भी आप अपनी कोडिंग में प्रोग्रामिंग में इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स वन थिंग। अब फिर ये कि 9.1 इक्वेशन पे वापस आते हैं। ठीक है, अभी जैसा भी ये कर्नल फंक्शन है, इट माइट लुक स्केरी और इट माइट लुक स्ट्रेंज कि w सबस्क्रिप्ट n रेज टू पावर kn, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। ठीक है, तो इस पे वंस अगेन देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक ये है कि आप इसके रूट्स तलाश करें और रूट्स इसके आपको इवेंचुअली डीटीएफटी में मिलेंगे। दूसरा मामला ये है कि आप इस इक्वेशन को एज अ ट्रूथ एक्सेप्ट कर लें और you just move forward कि अब ये जो इक्वेशन है we have to implement it in some coding framework and we want to have the best possible implementation। तो इस वक्त हम सेकंड क्वेश्चन जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। हम इसके रूट्स को ट्रेस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशन गिवन है, कहीं से भी आ गई। ठीक है, तो एज अ इंजीनियर, एज अ प्रोग्रामर, ठीक है, हमारा रोल ये है कि इसको हम इसकी बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि अगर हम इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे, जो समेशन का जो फॉर्मूला है अगर आप डायरेक्टली मैटलैब में या पाइथन में लिखेंगे तो व्हाट डज इट रिवील, ये आपके सामने ही है। आप देखेंगे जो कैपिटल एक्स ऑफ के है, जो डीएफटी है, उसका एक सैंपल कंप्यूट करने के लिए, कोई भी एक सैंपल कंप्यूट करने के लिए आपको एन आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए, कैपिटल एन। ठीक है, क्योंकि आप एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई हो रहा है w सबस्क्रिप्ट n रेज़ टू पावर kn के साथ। तो डीएफटी का हर सैंपल कंप्यूट करने के लिए आपको n मल्टीप्लिकेशन चाहिए, n-1 एडिशन चाहिए, और इवेंचुअली डीएफटी में टोटल सैंपल्स कितने हैं। डीएफटी इज ब्यूटीफुल इन द सेंस के आप एक हाथ से जो है वो आप इनपुट देते हैं एक वेक्टर जिसकी लेंथ कैपिटल n है, और डीएफटी ऑन द अदर हैंड इट गिव्स यू आप यानी कि एक्सचेंज कर लेते हैं और एक्सचेंज के बदले आपको एक और वेक्टर मिलता है, उसकी लेंथ भी सेम होती है कैपिटल एन। जो आपका टाइम डोमेन सिग्नल है उसमें अगर n सैंपल्स हैं तो जो आपका डीएफटी सिग्नल आप उसको कह सकते हैं, तो उसमें भी कैपिटल n सैंपल्स ही होते हैं। तो हर सैंपल कंप्यूट करने के लिए आपको n मल्टीप्लिकेशन चाहिए, n-1 एडिशन चाहिए, तो टोटल सैंपल्स कितने हैं जो आपने कंप्यूट करना है, कैपिटल n। तो दैट मींस के अगर आप 9.1 इक्वेशन को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको n स्क्वायर मल्टीप्लिकेशंस चाहिए और n into n-1 आपको एडिशंस चाहिए। तो ये आपकी नाइव अप्रोच है। और कीप दैट इन माइंड कि जो मल्टीप्लिकेशंस वगैरह या एडिशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस एंड कॉम्प्लेक्स एडिशंस, क्योंकि x of n इट कुड बी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एंड x of k इट कुड आल्सो बी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ कि x of k कि डीएफटी कैसे आ रही है कि आप x of n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद e to minus j 2 pi divided by n multiplied by kn। ठीक है, ये चीज n goes from 0 to n-1, और फिर हम वही अपनी नोटेशन लेके आ रहे हैं कि let w रिप्रेजेंट किस चीज को, -j 2 pi divided by n, क्योंकि इसमें कैपिटल n चेंज हो सकता है इसलिए आप w का सबस्क्रिप्ट n लिख देते हैं। तो फिर आपके पास यही जो फॉर्मूला है कि x सबस्क्रिप्ट ऑफ k, तो हाउ डज इट गेट चेंज्ड, तो x ऑफ n और फिर w सबस्क्रिप्ट n और जो लेफ्ट ओवर जो चीज है तो वो क्या चीज है, रेज़ टू पावर kn, ये चीज है। और फिर ये कि
यहाँ पे आप अपने आप को रिमाइंड करवा सकते हैं कि जो स्मॉल n है तो इट वेरीज फ्रॉम 0 till n-1, और इसी तरह से जो स्मॉल k है इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम 0 to n-1. ओके, तो अब हम कह रहे हैं कि जो नाइव अप्रोच है, नाइव इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच, तो उसमें क्या मामला है? उसमें मामला ये है कि n मल्टीप्लिकेशंस, n-1 एडिशंस. ये क्रॉस जो है मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्लस साइन है वो एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये किस लिए चाहिए? टू कंप्यूट वन सैंपल. एक सैंपल आपने कंप्यूट करना है किस चीज का? XFK का. जो आपकी DFT है उसका एक सैंपल कंप्यूट करने के लिए आपको ये मामला चाहिए. ठीक है, तो फिर अगर आपने n सैंपल्स कंप्यूट करने, टू कंप्यूट कैपिटल N सैंपल्स ऑफ कैपिटल XFK, तो व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज के n मल्टीप्लिकेशन आपको एक सैंपल के लिए चाहिए थी, और टोटल कितने सैंपल्स हैं? n. तो n स्क्वायर आपको जो है वो मल्टीप्लिकेशन चाहिए इन टोटल. ठीक है, और इस तरह से n-1 एडिशंस आपको एक सैंपल के लिए चाहिए थी. टोटल कितने सैंपल्स हैं? n. तो रफली ये चीज के n into n-1 आपको एडिशंस चाहिए इन टोटल. ठीक है, तो अब जो आपकी जो प्रॉमिस है FFT एल्गोरिथम्स की, तो हम उसको पहले ही लिख देते हैं. प्रॉमिस ऑफ FFT एल्गोरिथम्स, जो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एल्गोरिथम्स हैं, उनकी प्रॉमिस क्या है? वो ये कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड, और इसी तरह से नंबर ऑफ एडिशंस रिक्वायर्ड. ठीक है, तो वो कितनी है? वो है बेसिकली n log n. तो जबकि वो जो हमारे पास नाइव अप्रोच थी उसमें क्या मामला था? तो लेट मी रीराइट दैट अगेन कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड, कितनी मल्टीप्लिकेशन चाहिए थी? n स्क्वायर, और इस तरह से नंबर ऑफ एडिशंस रिक्वायर्ड, तो वो कितनी थी? n into n-1. जब n लार्ज होगा तो वो भी रफली n स्क्वायर ही बनती है. ठीक है, तो अब इसमें ये जो आप कह लें कि जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है FFT एल्गोरिथम्स की, दैट इज वे लोअर देन द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नाइव अप्रोच. इसको इनके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से उन्होंने इलस्ट्रेट किया हुआ है. तो लेट मी जस्ट reiterate those numbers before you. Okay, I think ये थोड़ा आगे जाके है, but might be a good idea कि हम पहले उसी चीज को इलस्ट्रेट कर दें कि जो कॉस्ट सेविंग है वो काफी ज्यादा है. ओके, राइट हियर कि अगर आपके पास n जो है इट इज 2 raised power 10, यानी कि अगर आपको 1024 पॉइंट DFT कंप्यूट करनी है. ठीक है, तो उस केस में अगर आप उस फॉर्मूला को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी है? n स्क्वायर 2 raised power 20. तो रफली ये कि आपको 1 मिलियन एडिशंस और 1 मिलियन मल्टीप्लिकेशंस करनी होंगी, और ये एडिशंस और जो मल्टीप्लिकेशंस हैं दे आर कॉम्प्लेक्स एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन. दैट मींस के कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन की बात कर रहे हैं. और फिर जब आप FFT एल्गोरिथम जो है यूटिलाइज करेंगे तो हाउ मच इज द कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी n log n. तो जब आप log base 2 ले रहे हैं 1024 का, तो दैट विल गिव यू एन आंसर व्हिच इज 10. 10 को जब आप n से मल्टीप्लाई करेंगे व्हिच इज 1024, तो ये आपके पास आंसर आ गया व्हिच इज 10,240. तो नाइव अप्रोच में आपको मिलियन मल्टीप्लिकेशंस एडिशंस करनी पड़ रही थी, और FFT अप्रोच में आपको सिर्फ 10,000 जो है वो
मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस करनी पड़ रही है। तो दैट इज अ लॉट ऑफ सेविंग, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर रीप्रोग्रामेबल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब आप इस कोड को FPGA वगैरह पे बर्न करेंगे तो वहाँ पे जो FPGA प्रोग्रामर्स हैं दे आल्सो नो कि जितना रिकन्फिगरेबल एरिया एक कोड जो है वो कंज्यूम करता है और जितनी पावर यूटिलाइज होती है, दीज आर आल्सो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स और दे आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट एंड सम टाइम इट कॉजेज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल कि आपको फिर छोटा जो FPGA है उसके बजाय यू नीड टू हैव मोर एक्सपेंसिव FPGA जिसमें ज्यादा इनके लॉजिक आपके पास अवेलेबल हो फॉर प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये हमने उसका इंसेंटिव तो है फौरन ही आप कह लें कि एम्फसाइज कर दिया है। अब हम असल चीज की तरफ आते हैं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ FFT एल्गोरिथम्स और इवेंचुअली हम उनमें से सिर्फ एक FFT एल्गोरिथम पे हम फोकस कर रहे हैं एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड? It's called decimation in time FFT algorithm. Actually इसमें भी बहुत सारे आप कह लें कि customizations हैं, तो there is not only one algorithm, there are many of them. लेकिन उनमें से जो एक standard theme है जो ये सारे algorithms follow करते हैं, तो हम वो standard theme discuss करेंगे। जो FFT algorithms हैं they actually यानी कैसे आप कह लें कि बने हैं कि people were looking at the DFT expression since it has been a century, ठीक है, 100 साल से ज्यादा अरसा हो गया, तो लोग उसको देख रहे हैं expression को and eventually people came up with the smart ideas to simplify those expressions, of course to simplify the computation, ठीक है। तो उसमें एक जो approach है which is very popular, तो that approach is called decimation in time approach। तो डेसिमेशन आप चैप्टर 4 में लफ्ज सुन चुके हैं। तो डेसिमेशन मींस वही लिटरली मींस किलिंग इनके वोकैबुलरी टर्म्स में। तो डेसिमेशन सिग्नल्स की टर्म में मामला ये होगा कि आप कुछ सैंपल्स वगैरह डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो अब वो सैंपल्स हम एक्चुअली डिस्कार्ड नहीं करते, हम सैंपल्स को रीअरेंज करते हैं। तो ओके, so let me go to the whiteboard for a bit. Okay, decimation in time FFT। तो इसमें मामला अब कुछ यूं है कि फर्ज किया कि ये एक ब्लैक बॉक्स है जो कि FFT कंप्यूट कर रहा है, ठीक है। आप इनपुट पे XFN अप्लाई करते हैं, आउटपुट पे आपको कैपिटल X ऑफ K मिलता है, ठीक है। तो अब यानी कि यहाँ से यहाँ जो भी कंप्यूटेशन हो रही है जो ये ब्लैक बॉक्स कर रहा है, ठीक है, तो हम उस कंप्यूटेशन को ही देखना चाह रहे हैं, उसी में ही हम अपने जो मामलात हैं उनको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। तो हाउ डू वी डू दैट? हम कह रहे हैं कि फर्ज किया कि लेट n इक्वल्स 8, हमारे पास 8 पॉइंट DFT है जिसकी अगर हम एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे तो वी कैन आल्सो कॉल इट 8 पॉइंट FFT। तो उसमें हमारे पास जो सैंपल्स हैं वो किस तरह से हैं, X0 है, X1 है, X2 है, X3 है एंड सो ऑन, यहाँ तक कि आपके पास लास्ट सैंपल होगा विच इज X7। तो हम ये कर रहे हैं डेसिमेशन इन टाइम में कि हम कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम एक 8 पॉइंट DFT कंप्यूट करें, हम कह रहे हैं कि लेट्स इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट लेट्स कंप्यूट 2 स्मॉलर DFTs, यानी कि 8 पॉइंट DFT के बजाय हम ऐसे कर रहे हैं कि लेट्स कंप्यूट 2 4 पॉइंट DFTs। तो हम कह रहे हैं कि लेट्स गो बाय दिस अप्रोच। अब फिर ये कि अगर आपने एक बड़ी DFT के बजाय 2 छोटी DFTs कंप्यूट करनी है तो हाउ वुड यू गो अबाउट इट? उसके लिए रूल क्या होगा? तो रूल उसके लिए है कि जो पहली आपके पास DFT है तो उसमें आप वो सारे सैंपल्स यूटिलाइज कर लें जिनके इंडिसेस इवन हैं। इनके पहली DFT के लिए X0 यूटिलाइज कर लें, फिर X2 यूटिलाइज कर लें और X4 यूटिलाइज करें और X6 यूटिलाइज करें, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि इवन वैल्यूड सैंपल्स हैं। और इस तरह से जो दूसरी DFT आपने स्मॉल साइज की कंप्यूट करनी है उसके लिए आप ऑड इंडिसेस वाले सैंपल जो है वो यूटिलाइज कर लें, X1, X3, X5 और X7। तो ये सारे वो सैंपल्स हैं जिनके इंडिसेस ऑड हैं, ठीक है। तो ये काम अब आपने करना है और इवेंचुअली
इसी में ही हम कुछ मामला जो है वो देखेंगे। तो फिर जब हम इसकी स्केचिंग बनाते हैं विच वी कॉल बटरफ्लाई डायग्राम, तो उसमें ये मामला है कि सबसे पहले आप जो अपनी इनपुट है वो लेबल करते हैं। जैसे इस केस में अगर हमारे पास 8 पॉइंट DFT है तो ये आप इनपुट के सैंपल्स सारे जो है वो लिखेंगे, और उसमें जैसे हमने कहा है कि हम 8 पॉइंट DFT हम डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर रहे हैं बल्कि दो छोटी छोटी 4 पॉइंट DFTs कंप्यूट कर रहे हैं। तो रफली ये कि जो पहले 4 सैंपल्स हैं वो कौन से हैं, जो कि इवन वैल्यूड सैंपल्स हैं, x0 है, x2 है, x4 है, x6 है, और इसी तरह से जो अगले सैंपल्स हैं वो कौन से हैं, वो ऑड इंडिसेस वाले सैंपल हैं। और फिर आप क्या कह रहे हैं कि हम ये जो सैंपल्स हैं वी पास देम थ्रू अ ब्लैक बॉक्स, और वो ब्लैक बॉक्स क्या कर रहा है, इट इज कंप्यूटिंग 4 पॉइंट DFT। और इसी तरह से जो आपके पास ऑड इंडिसेस वाले जो सैंपल्स हैं वी आल्सो पास इट थ्रू अ ब्लैक बॉक्स व्हिच कंप्यूट्स 4 पॉइंट DFT। और इवेंचुअली क्या होगा, DFT की क्या प्रॉपर्टी है कि जितनी लेंथ का आप वेक्टर इनपुट करते हैं आपको सेम लेंथ का वेक्टर आउटपुट पे मिलता है। तो हर 4 पॉइंट DFT के आउटपुट पे आपको 4 आउटपुट्स मिलेंगी। और इवेंचुअली फिर इन द एंड आपको क्या चीज चाहिए, आपको फाइनली तो आपको जो है यू नीड 8 सैंपल्स जो कि DFT के सैंपल्स होंगे। उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल X ऑफ 0, कैपिटल X ऑफ 1, और इस तरह से कैपिटल X ऑफ 2, कैपिटल X ऑफ 3, और फिर 4, और फिर 5, और 6 और 7। तो ये चीज है। अब फिर ये कि ये जो आपके पास दो छोटी जो DFTs हैं 4 पॉइंट DFTs, इनकी इंडिविजुअल आउटपुट्स को यहाँ पे कनेक्ट कैसे करना है, दैट्स द ओनली ट्रिक व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, हमने ये जो डेसिमेशन इन टाइम का आइडिया आपको बताया उसमें एक काम तो यही है कि बड़ी DFT को आप छोटी DFTs में ब्रेक कर लें, ठीक है, और इंडिविजुअल आउटपुट्स कंप्यूट करें। फिर एक काम ये रहता है कि इंडिविजुअल आउटपुट्स को आपने कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो यानी व्हेन यू डू द स्केचिंग तो इट बिकम्स अ वेरी सिमेट्रिक काइंड ऑफ स्केच, ठीक है। तो लेट मी डू द स्केच, यानी कि ऑफ कोर्स उसकी जो रीजन है या रैशनल है वो हमने आपको बतानी है, लेकिन लेट मी डू द स्केच। तो क्या आपने कौन सी आउटपुट जो है वो कहाँ पे जोड़नी है, इट्स जस्ट लाइक कि आप एक सर्किट जो है वो कंप्लीट कर रहे हो, सर्किट बना रहे हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इसकी रीजनिंग जो है आई एम ड्यू टू एक्सप्लेन इट, लेकिन राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्केच इट सो दैट यू गाइस नो के व्हाट आई एम अप टू। और इवेंचुअली तो ये जो भी स्केच बन रहा है तो दैट इज द स्केच व्हिच इवेंचुअली इनके कलेक्टिवली विल कॉल इट अ बटरफ्लाई डायग्राम, ठीक है। और अभी ये जो यहाँ पे एरोज हैं हमने उनकी लेबलिंग भी करनी है, ठीक है। और फिर ये कुछ एरोज को वेट्स वगैरह भी असाइन होंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास W80 आएगा, जो भी चीज है ये ऑल दिस आई एम ड्यू टू टेल यू, ठीक है। लेकिन रफली ये चीज है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो मकसद ये है कि जो DFT की एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग FFT बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। उनमें से एक तरीका डेसिमेशन इन टाइम है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम एक बड़ी DFT को छोटी DFTs में सक्सेसिवली स्प्लिट करते हैं। अभी हमने सिर्फ एक स्टेज गुजारी है जिसमें हमने 8 पॉइंट FFT को 4 पॉइंट्स DFTs में स्प्लिट किया है। जब हम अगली स्टेज में जाएंगे तो हम हर जो 4 पॉइंट DFT है उसको 2 पॉइंट जो DFTs हैं उसमें स्प्लिट करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो स्टे विद मी। तो हम लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो n हमारे पास 8 है, ठीक है। और फिर ये के हमारे पास x0, x1, x2 और हमारे पास x7 तक सैंपल्स हैं। और हम कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ an 8 पॉइंट DFT हम क्या कर रहे हैं कि 2 4 पॉइंट DFTs हम कंप्यूट कर रहे हैं। और फिर ये कि हर इंडिविजुअल DFT को आपने कौन से सैंपल्स फीड करने हैं उस पर हमने रूल बना लिया कि
जो इवन नंबर ऑफ सैंपल्स हैं या इवन इंडिसेस पे जो सैंपल्स हैं तो वो हम पहले वाली जो डीएफटी है उसको फीड करेंगे, और इसी तरह से जो हमारे पास ऑड इंडिसेस पे जो सैंपल्स हैं वो हम दूसरी एफएफटी दूसरी जो डीएफटी है उसको हम फीड करेंगे। तो ये चीज है। और फिर अभी जैसे हमने कहा कि ये तो एक पहला लेवल था, फिर हमें अगले लेवल पे जाना है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि इंस्टेड ऑफ 4 पॉइंट डीएफटी, 4 पॉइंट डीएफटी के बजाय हम क्या करेंगे, हर 4 पॉइंट डीएफटी के बजाय आप एक दो जो है वो 2 पॉइंट डीएफटीज आप कंप्यूट करना चाहेंगे। अब यहाँ पे भी ये मामला है कि हर इंडिविजुअल जो स्मॉलर डीएफटी है उसको आपने क्या फीड करना है। तो जैसे आपने पहले सैंपल्स ऑल्टरनेट किए थे कि x0 जो है वो आपने उठा के पहली डीएफटी को दिया था और x1 आपने दूसरी डीएफटी को दिया था और x2 फिर पहली डीएफटी को एंड सो ऑन। तो इसी तरह यही मामला होगा कि आपके पास ये 4 डीएफटी है जिसके सैंपल्स मैंने इस वक्त हाईलाइट किए, अंडरलाइन किए। तो इसमें से अब आपने दो छोटी डीएफटीज बनानी है, 2 डीएफटीज, 2 पॉइंट डीएफटीज। तो इसमें भी सैंपल्स ऑल्टरनेट आप करेंगे। तो पहली 2 पॉइंट डीएफटी में कौन से सैंपल्स इनपुट के तौर पे जाएंगे, x0 एंड x4, ठीक है। और फिर जो लेफ्ट ओवर सैंपल्स हैं वो दूसरी डीएफटी में जाएंगे विच इज x2 और फिर x6। तो ये तो अब मामला ये हो गया कि जो पहली 4 पॉइंट डीएफटी थी। इसी तरह से जो दूसरी 4 पॉइंट डीएफटी है उसको जब आप स्प्लिट करेंगे इनटू 2 पॉइंट डीएफटी, तो उसमें क्या मामला होगा, पहला सैंपल और एक छोड़ के जो अगला सैंपल है तो वो पहली स्मॉलेस्ट जो डीएफटी है उसको फीड होंगे, और इसी तरह से जो बाकी सैंपल्स हैं वो दूसरी डीएफटी को फीड होंगे। तो नाउ यू कैन सी कि अब आपने सैंपल्स किस तरह से अरेंज करने हैं। तो ये सबसे पहले आपने 8 जो सैंपल्स हैं वो बनाए, 3 4 7 8, और अब इनकी लेबलिंग। तो सब अब आपने क्योंकि 2 पॉइंट डीएफटी से मामला जो है वो स्टार्ट करना है, तो आपने दो सैंपल्स को लेके अब आपने बैच प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। तो ये 2 सैंपल्स एट अ टाइम। तो ये सारी अब आपके पास 2 डीएफटीज हैं। तो ये भी आपके पास 2 डीएफटी है, और इसी तरह से ये भी 2 पॉइंट डीएफटी है, और ये भी अब आपके पास 2 पॉइंट डीएफटी है। तो पहली डीएफटी को कौन से सैंपल्स मिलेंगे, ये पर्टिकुलर सैंपल्स, इनके x0 और x4। जो दूसरी 2 पॉइंट डीएफटी है उसको कौन से सैंपल्स मिलेंगे, x2 x6, और फिर इस तरह से जो तीसरी 2 पॉइंट डीएफटी है उसको कौन से सैंपल्स मिलेंगे, x1 और x5, और इस तरह से जो चौथी 2 पॉइंट डीएफटी है उसको कौन से सैंपल्स मिलेंगे, x1 x5, ठीक हो गया, और फिर x3 और x7। तो आई अज्यूम कि यू गाइस आर विद मी, ठीक है। तो फिर हर जो डीएफटी है उसके आउटपुट पे आपको इनके जो वेक्टर मिलता है या नंबर ऑफ जो आउटपुट्स हैं वो कितनी है, जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ठीक है। और इवेंचुअली आपने अपनी आउटपुट स्केच करनी है। अल्टीमेट आउटपुट क्या है, डीएफटी है, इट्स अ वेक्टर ऑफ साइज 8। दैट मींस कि आपको 8 इंडिविजुअल आउटपुट्स चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल X0, ठीक है, ऑल द वे अप टिल कैपिटल X7। अब ये मामला है कि अब दरमियान में क्या क्या कुछ होगा। तो जब आपने अब यहाँ पे दरमियान में वो चीज आ रही है जो 4 पॉइंट डीएफटीज का मामला था। तो 4 पॉइंट डीएफटीज की वजह से आपके पास आउटपुट्स यहाँ पे थी, और दूसरी 4 पॉइंट डीएफटी की वजह से आपके पास 4 आउटपुट्स यहाँ पे थी। तो ये 4 आउटपुट्स हैं वो पहली 4 पॉइंट डीएफटी की जो अल्टीमेट आउटपुट है उसको शो कर रही है, और ये जो पॉइंट्स हैं दे शो द अल्टीमेट आउटपुट ऑफ द सेकंड 4 पॉइंट डीएफटी, ठीक है। तो फिर इसमें फिर हमने वो कनेक्शंस किए थे व्हिच आई डिड प्रीवियसली, ठीक है। आई अज्यूम कि यू गाइस रिमेंबर दोस। तो उसी तरह वी नीड टू सी के हाउ वी नीड टू मेक कनेक्शंस हियर। तो वो जो कनेक्शंस हैं, ठीक है, उसके लिए अब हमें जो एनालिसिस है उसमें थोड़ा सा जाना होगा, ठीक है। और लेट्स गो थ्रू इट।
टू सी के हाउ टू डू दिस इन अ सिस्टमैटिक वे। और इवेंचुअली फिर जब आपने ये जो हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं तो आपने डीएफटी का जो साइज है वो छोटे से छोटा करते जाना है। अब जैसे अब आपके पास 8 पॉइंट डीएफटी कंप्यूट करने के लिए 4 आपके पास 2 पॉइंट्स डीएफटीज आ चुकी हुई हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इससे आगे जाना है कि नहीं जाना है। तो द आंसर है इसके जो मिनिमम साइज है डीएफटी का, तो दैट इज अ 2 पॉइंट डीएफटी के आपको कम से कम अपना जो टाइम डोमेन सिग्नल है उसके 2 सैंपल्स चाहिए टू कंप्यूट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो डीएफटी कंप्यूट करने के लिए कम से कम भी आपके सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट में 2 सैंपल्स होने चाहिए। अगर एक सैंपल होगा तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो कम से कम 2 सैंपल्स हो तो आप डीएफटी कंप्यूट कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि डीएफटी इज द लोएस्ट लेवल। ठीक है, इससे छोटी आप डीएफटी नहीं बना सकते। और फिर जब आप ये 2 डीएफटी की जब आप स्केचिंग करेंगे तो यू विल सी के जैसे जो पहली डीएफटी सबसे टॉप पे जो 2 पॉइंट डीएफटी है जिसके इनपुट पे x0 है और x4 है, तो यू विल सी के आपको क्या करना होगा कि आप के पास इस तरह का जो इनकी ये जो ब्लैक बॉक्स है, जब आप इस ब्लैक बॉक्स को ओपन करेंगे तो उसके अंदर से ये चीज डिस्कवर होगी। ठीक है, कि आपके पास जो x0 और x4 है वो एक खास तरीके से ऐड हो रहे हैं। यानी ये फ्लो ग्राफ वाली रिप्रेजेंटेशन है, दैट मींस एडिशन, दैट आल्सो मीन एडिशन। ठीक है, तो आपके पास जो इनपुट पे जो सैंपल्स हैं दे गेट एडेड इन अ स्पेसिफिक वे। ठीक है, तो इवेंचुअली ये जो 2 डीएफटी है इसका ब्लैक बॉक्स भी आप हटा के ये जो एग्जैक्ट ऑपरेशन है वो आप रिफ्लेक्ट करेंगे। अब ये जो चीज है दिस थिंग, यानी इसको अगर आप इसको थोड़ा सा फ्लिप करें 90 डिग्री के एंगल पे तो दिस लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई। तो जिसकी वजह से इवेंचुअली जो हमारे पास डायग्राम्स बनती हैं तो वी कॉल देम बटरफ्लाई डायग्राम्स बिकॉज ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन जो कि 2 डीएफटी या 2 पॉइंट डीएफटी की रिप्रेजेंटेशन है। ओके, so now we go back to our textbook। ठीक है, तो अब यहाँ पे मामला ये है कि इक्वेशन 9.10 ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, ये वही इक्वेशन है जो डीएफटी का स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसमें आप x ऑफ n को मल्टीप्लाई करते हैं विद w सबस्क्रिप्ट n रेज्ड पावर n k एंड देन देयर इज अ समेशन विद n टर्म्स और इवेंचुअली आपके पास kth सैंपल आता है आपकी डीएफटी का। तो डेसिमेशन इन टाइम में जो चीज अभी मैंने आपको क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन किया है वही चीज यहाँ पे मैथमेटिकली उन्होंने लिखी हुई है कि आप जो x ऑफ n के जो इवन इंडिसेस के जो सैंपल्स हैं उन पे फार्मूला अलहदा लगाएं और जो ऑड इंडिसेस के जो सैंपल्स हैं उन पे फार्मूला अलहदा से लगाएं। ये जो इक्वेशन 9.11 आपको नजर आ रही है। और फिर जब आप इसको मजीद मैथमेटिकली एक्यूरेट लिखना चाहते हैं तो जो n है यहाँ पे उसको आप 2r जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये जो दूसरी समेशन में आपके पास n है तो उसको आप 2r + 1 से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जिसके जरिए आपके पास यही इक्वेशन 9.11 जो है उसकी ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन आ जाती है इक्वेशन 9.12 में, जिसमें आपने डीएफटी का जो फार्मूला है उसमें एक समेशन के बजाय 2 समेशन अब लिखी हुई हैं। और पहली समेशन में क्या हो रहा है कि जो इवन इंडिसेस वाले जो सैंपल्स हैं उनके लिए डीएफटी कंप्यूट हो रही है, दूसरे समेशन में क्या हो रहा है कि जो ऑड इंडिसेस वाले सैंपल्स हैं उनके लिए डीएफटी कंप्यूट हो रही है। और इवेंचुअली आप मजीद थोड़ी सी मैनिपुलेशन करते हैं तो ये आपके पास 9.12 में जो सेकंड इक्वेशन है वो आ जाती है। तो ओके, और उसके बाद फिर मजीद इनके एक फैक्ट उन्होंने यूज किया है कि जो WN स्क्वायर है तो वो एक्चुअली WN डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो इक्वेशन है वो मजीद सिंप्लीफाई होके इक्वेशन 9.14 पे आप जो है वो पहुंच जाते हैं। चलें, ये तो एक चीज हो गई। अब ये कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस, वो यही है कि ये जो डेरिवेशन है कि इक्वेशन 9.10 से 9.14 तक कैसे पहुंचना है, दैट इज काइंड ऑफ लेफ्ट फॉर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो इवैल्यूएशंस का जो पर्सपेक्टिव है उसमें ये है कि जब आपको बटरफ्लाई डायग्राम बनानी है फॉर एनी गिवन कैपिटल N, ठीक है, कैपिटल N 8 है या 4 है या 2 है या 16 है या 32 है, तो उसके लिए यू विल नीड 9.14 इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है इफ देयर इज ऑन कैंपस एग्जाम तो दैट इक्वेशन इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू यू। आप घर में होंगे तो टेक्स्ट बुक आपके पास अवेलेबल है, यू कैन लुक अप दिस इक्वेशन
वन वे और द अदर ये इक्वेशन मौजूद है, ठीक है। यू गाइस कैन फॉरगेट के हाउ डिड वी डिराइव दिस इक्वेशन, और अगर किसी ने फिगर आउट करना है कि इक्वेशन कैसे आई है तो ऑफ कोर्स इट कुड बी डन, यू गाइस कैन कंसल्ट मी, ठीक है। लेकिन राइट नाउ वी आर आउट ऑफ टाइम, तो हम इसकी जो डेरिवेशन है उसको इतनी डिटेल से लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन रफली ये कि 9.14 पे हम लोग जो है वो पहुंच चुके हुए हैं। तो लेट मी write this equation on the Jamboard to see how to utilize it. तो x of k का जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला था इनके DFT का, that was x of n multiplied by capital W subscript n raised to power n k, और small n जो है it goes from 0 to n minus 1, और फिर जब आपने डेसिमेशन इन टाइम FFT एल्गोरिथम यूज किया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि आपके पास ये जो x of k का जो एक्सप्रेशन है उसमें एक समेशन के बजाय अब आपके पास दो समेशंस आ चुकी हुई हैं, ठीक है। और जो पहली ऑफ कोर्स यानी पहले ओरिजिनल समेशन में अगर n टर्म्स थी तो अब हर समेशन में हाफ टर्म्स होनी चाहिए। जो पहली समेशन है तो उसमें आपके पास एक वैसे तो एक नया वेरिएबल भी है r, इट गोज फ्रॉम 0 टिल n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। अब ये जैसा भी लिखा हुआ है लेकिन इट सिंपली टेल्स यू के इस समेशन में अब हाफ टर्म्स हैं, तो बाकी हाफ टर्म्स कहाँ चली गई हैं? बाकी हाफ टर्म्स जो है वो दूसरी समेशन में चली गई है, n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। और फिर ये कि x ऑफ n है, तो अगर आपने सिर्फ इवन वैल्यू इवन इंडिसेस पे जो सैंपल्स हैं वो उठाने तो आपको n के बजाय 2r लिखना पड़ेगा, और अगर ऑड इंडिसेस पे सैंपल्स उठाने हैं तो n के बजाय 2r + 1 लिखना पड़ेगा। और फिर मजीद ये कि ये जो w था, तो अब क्योंकि आपके पास हर समेशन में हाफ टर्म्स हैं तो यहाँ पे n नहीं है बल्कि n/2 है, यानी कि अगर एग्जैक्टली ये चेंज किस वजह से आई है वो आपने उसको ट्रेस बैक करना है, तो यू नीड टू कंसल्ट द टेक्स्ट बुक, ठीक है, और यू गाइस कैन कम टू माय ऑफिस एज वेल। और इस तरह से यहाँ पे w है विद सबस्क्रिप्ट n/2 और nk, और एक टर्म फिर आपके पास यहाँ पे आती है, तो दैट इज wn रेज़ टू पावर k। तो अब ये जो सारी चीज है इसको द ऑथर्स दे कॉल इट g of k, और ये जो सारी चीज है इसको ऑथर्स जो हैं दे कॉल इट h of k। तो x of k क्या चीज है एक्चुअली? दैट इज एन 8 पॉइंट DFT। तो g of k क्या चीज है? दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट 4 पॉइंट DFT, और h of k क्या चीज है? दैट इज द सेकंड 4 पॉइंट DFT। ये वही चीज है जो डेसिमेशन इन टाइम में करना था कि 8 पॉइंट DFT को स्प्लिट कर दो इनटू 2 4 पॉइंट DFTs। तो ये वही काम है जो टेक्स्ट बुक में हुआ है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या मामला है? लेट्स रिपीट द प्रीवियस स्टेप वन मोर टाइम, कि जो इनपुट है उसके सारे सैंपल्स आप लेबल करें, 4 5 6 7 और ये 8। तो ये कौन सी इनपुट है? x of n। तो ये पहला सैंपल x0 है, और क्योंकि अब अभी आप पहले हायरार्की के लेवल पे हैं जिसमें आपने 8 पॉइंट DFT को दो छोटी DFTs में स्प्लिट किया जो कि 4 पॉइंट DFTs हैं, तो आप 4 इनपुट्स के चंक्स बनाएंगे। तो पहली 4 इनपुट्स अलहदा, बाकी 4 इनपुट्स जो हैं वो अलहदा। तो जो ये यानी कि ये पहली 4 पॉइंट DFT है और ये दूसरी आपके पास 4 पॉइंट DFT है। तो जब आपने ये चंक्स वगैरह बनाए हैं, ये स्प्लिटिंग किए, तो किस बेस पे की है? यानी कि जो G के ये जो पहली समेशन है ये कौन से x of n के सैंपल्स को एड्रेस करती है, विच आर इवन इंडिसेस वाले जो सैंपल्स हैं, और ये आपके पास ऑड इंडिसेस वाले सैंपल्स हैं। तो दैट मींस कि x0 x2 x4 और x6 जो इवन इंडिसेस वाले सैंपल्स हैं उनके लिए पहली 4 DFT है। तो 4 पॉइंट DFT में आउटपुट्स भी 4 होंगी। उनकी लेबलिंग क्या है? पहली 4 पॉइंट DFT के जो सैंपल्स हैं उनको आपने कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया है। तो ये G0 है सैंपल, ये G1 है, और ये G2 है, और ये G3 है। और इस तरह से जो दूसरी 4 पॉइंट DFT है उसमें इनपुट के यानी कि टाइम डोमेन सिग्नल के ऑड इंडिसेस वाले सैंपल हैं, x1 x3 x5
और x7। और इसकी जो आउटपुट्स हैं, 4 आउटपुट्स, उसको आपने किससे लेबल किया है? कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया है। तो H0, H1 और H2 और फिर H3। ये मामला हो गया। और फाइनली क्या करना है? आपको अपनी जो अल्टीमेट आउटपुट है उसकी आपको 8 सैंपल्स चाहिए। आई थिंक 8 हो गए। तो कैपिटल X0, कैपिटल X1 एंड सो ऑन। जो आखिरी सैंपल है वो कैपिटल X7। ये हो गया। अब बीच में कनेक्शन जो हैं वो बाकी हैं, तो वो कनेक्शंस के लिए फिर ये फार्मूला आपके पास है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी फार्मूला को मैं दोबारा से यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि x ऑफ k जो है वो क्या चीज है, यानी कि जो 8 पॉइंट DFT है वो कैसे बनती है? जो आपके पास 4 पॉइंट DFTs हैं, GK और HK। तो 4 पॉइंट DFTs को आपने ऐड करना है, लेकिन केयरफुली। उसमें रूल क्या है? WN रेज टू पावर k। तो दैट मीन्स के अब आप देख लेंगे कैसे होगा। तो जब आप X0 कर रहे होंगे, इनकी 8 पॉइंट DFT का पहला जो सैंपल है वो कैसे आएगा? वो होगा G0, इनकी जो पहली 4 पॉइंट DFT है उसका पहला सैंपल, प्लस H0 जो दूसरी 4 पॉइंट DFT है उसका पहला सैंपल। लेकिन उसकी स्केलिंग हो रही है किस फैक्टर के साथ? ये फैक्टर है W, और n कितना है? 8 है, वो आप लिख सकते हैं। और रेज टू पावर k कितना है इस केस में? 0 है। इसी तरह फिर जब आप X1 लिखेंगे तो वो क्या होगा? G0 प्लस G1 प्लस H1, और उसकी स्केलिंग कैसे हो रही होगी? W81 एंड सो ऑन। तो अब आपको इनके रफली अंदाजा हो गया कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो X0 के लिए क्या करना है आपने कि G0 में कौन सी चीज ऐड करनी है? उसमें आपने H0 ऐड करना है। तो ये H0 मैं G0 में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन केयर किस चीज की करनी है? वो ये कि A0 के साथ जो स्केलिंग फैक्टर है वो क्या है? W80। इसी तरह से X1 जो है वो कैसे करना है? G1, और G1 में ऐड क्या करना है? H1। G1 में H1 जो है वो हमने ऐड कर दिया, लेकिन स्केलिंग फैक्टर क्या है? W81। और इसी तरह से जो X2 है वो कैसे आएगा? G2 में आप जो है वो H2 आप ऐड करें, और उस पर स्केलिंग फैक्टर कौन सा आएगा? W8 रेज़्ड पावर 2। इसी तरह से X3 के लिए आप G3 में कौन सी चीज ऐड करेंगे? H3 आप ऐड करेंगे। स्केलिंग फैक्टर क्या होगा? W सबस्क्रिप्ट 8 रेज़्ड पावर 3। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये आएगी कि जब आप X4 कंप्यूट करेंगे तो वहां पे आपके पास फॉर्मूला के मुताबिक क्या आएगा कि G4, ठीक है, और प्लस H4, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपके पास W8 रेज़्ड टू पावर 4। तो अब यहाँ पे जब आप अपने स्केच को देखेंगे तो यू विल सी के G4 भी नहीं है और H4 भी नहीं है। देन यू माइट गेट वरिड। लेकिन उसमें मामला ये है कि रिकॉल के हर जो DFT है इट इज पीरियोडिक विद पीरियड कैपिटल N, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो N पॉइंट DFT है इट इज पीरियोडिक विद पीरियड N। तो दैट मीन्स के ये जो 4 पॉइंट DFTs हैं दे आर पीरियोडिक विद पीरियड 4, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज के जो, बल्कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि जो G4 है तो दैट इज एक्चुअली G0, और इसी तरह से जो H4 है तो दैट इज एक्चुअली H0। तो जब आप X4 पे जब आप आएंगे तो दैट विल इवेंचुअली बिकम G0, ठीक है, और फिर प्लस H0, और जो स्केलिंग फैक्टर है इट विल रिमेन द सेम कि W8 रेज़्ड पावर 4। तो जिसकी वजह से फिर आपके पास ये जो कैपिटल X4 जो है उसकी स्केचिंग कैसे होगी? ये आप H0 जो है उसमें आप G0 ऐड करेंगे, ठीक है, विद व्हाट स्केलिंग फैक्टर? स्केलिंग फैक्टर कौन सा है? W सबस्क्रिप्ट 8 रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो बाकी डायग्राम भी कंप्लीट करेंगे, और इवेंचुअली जो डायग्राम है इट विल लुक लाइक दिस। ये जो फिगर 9.3 में आपको नजर आ रही है, तो फिगर 9.3 में क्या मामला हुआ है कि आपने 8 पॉइंट DFT कंप्यूट करनी थी, उसके बजाय आपने डेसिमेशन इन टाइम अप्रोच यूज करके आपने 2
4 पॉइंट DFTs या n पॉइंट DFT के बजाय n/2 पॉइंट DFTs आपने कंप्यूट किए। तो पहली जो छोटी DFT है तो उसकी इनपुट पे इवन इंडिसेस वाले सैंपल्स हैं इनपुट के। जो दूसरी छोटी DFT है उसके इनपुट पे ऑड इंडिसेस वाले सैंपल्स हैं इनपुट के। और जो पहली छोटी DFT है उसकी जो आउटपुट्स हैं, जो 4 पॉइंट्स हैं उनको हमने कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया है, G0 से G3। और जो दूसरी 4 पॉइंट DFT है उसकी जो आउटपुट है उसको हमने H से रिप्रेजेंट किया है, H0 से H3। और फिर जो अल्टीमेट आपकी आउटपुट है वो कैपिटल X से रिप्रेजेंट हो रही है। तो कैपिटल X का पहला सैंपल जो कि 0 इंडेक्स पे है और आखिरी सैंपल जो कि इंडेक्स 7 पे है। तो दरमियान में कनेक्शंस आपको बनाने होते हैं, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? उसके लिए फॉर्मूला ये यूज हो रहा है 9.14। तो 9.14 में भी जो सेकंड इक्वेशन है दैट वुड बी ऑफ यूज टू यू, ठीक है। तो जब आप वो फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं तो आपके पास ये ब्यूटीफुल एक सिमेट्रिक जो है वो डायग्राम बनती है। तो ये आपके पास पहला लेवल है जिसमें आपने एक 8 पॉइंट DFT को 2 4 पॉइंट DFTs में स्प्लिट किया है और आपके पास ये और ये जो करेक्शंस हैं, ये जो एरोज हैं, ठीक है, ये जो ग्रिड की तरह जो एरोज बने हुए हैं, तो दे टेल यू के 4 पॉइंट DFTs की जो आउटपुट्स हैं, इंडिविजुअल आउटपुट्स, उनको कैसे आपस में ज्वाइन करना है ताकि जो छोटी DFTs हैं उनकी आउटपुट्स को हम एक मीनिंगफुल वे में कंबाइन करके जो बड़ी DFT है वो हम बना सकें। फिर जब आप हायरार्की के अगले लेवल पे जाते हैं जिसमें आप जो 4 पॉइंट DFT है, हर 4 पॉइंट DFT को 2 पॉइंट DFT में जब आप स्प्लिट करते हैं तो आपके पास टोटल जो है वो 4 आपके पास जो है वो 2 पॉइंट DFTs आपके पास बन जाती हैं, ठीक है। और फिर आपके पास एक और स्टेज आ जाती है प्रोसेसिंग की, जिसमें आप लर्न करते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ 4 पॉइंट DFT यूजिंग 2 स्मॉलर 2 पॉइंट DFTs। और इसमें आपको कौन सा फार्मूला जो है इट विल बी हेल्पफुल टू यू गाइस। तो वो आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज 9.16 भी ठीक है, 9.17 जो है वो भी ठीक है। तो इसको यूटिलाइज करके आप इस लेवल पे आ सकते हैं। और फिर फर्दर अगर आप एक स्टेप मजीद आगे जाएं तो यू विल सी के 2 पॉइंट DFT जो है वो किस तरह से है, जो फिगर 9.6 में आपको गिवन है। तो इवेंचुअली जब आप 2 पॉइंट DFT का जो ब्लैक बॉक्स है उसको भी ओपन कर देते हैं तो जो फुल फ्लैज आपके पास बटरफ्लाई डायग्राम बनती है फॉर डेसिमेशन इन टाइम FFT एल्गोरिथम, जिसमें आप 8 पॉइंट DFT कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये डायग्राम है जिसमें आप इनपुट पे जो आपका टाइम डोमेन सिग्नल है उसके 8 सैंपल्स आप दे रहे हैं और आपको आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है उसके 8 सैंपल्स आपको मिल रहे हैं। तो इन द एंड इनके आई माइट हैव गॉन अ बिट फास्ट, ठीक है, टू डू दिस डिस्कशन, लेकिन आई अज्यूम के जितना हमने एक्सप्लेन किया है तो वो काफी पेशेंस के साथ मैं उसको लेके चला हूं। तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग जो है ये जो फिगर 9.7 है या इसके जो वेरिएंट्स हैं कि 8 पॉइंट DFT, 4 पॉइंट DFT, 16 पॉइंट DFT, 2 पॉइंट DFT, ये आप जो है इस तरह का जो स्केच है जिसको हम बटरफ्लाई स्केच कहते हैं, you guys should be able to produce it. In case you guys have any difficulties, तो let the TA know, आप ट्यूटोरियल सेशन में इसको डिस्कस कर सकते हैं। You guys can come to my office as well, ठीक है। तो that is my expectation regarding this DFT lecture today. Okay, with this I mark the end of this lecture.